बीपीएससी के साइंस के पिछले 3 साल के पेपर में एक हिडन पैटर्न है और जो इस पैटर्न को समझ लिया उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है। आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन से मेजर की कंसेप्ट है जिससे बीपीएससी हर साल सवाल पूछता है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होते आए, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लॉजिकली और स्मार्टली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पिछले 3 साल के पूरे पेपर को हम एनालाइज करके उसको सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक एक्यूरेट है, एक एक क्वेश्चन देख के एक कौन से टॉपिक से कितना उठाया गया है वो ये सब इधर मेंशन है। जैसे फिजिक्स से इधर 70 में 8 उठाए गए थे, बायोलॉजी में 7 और केमिस्ट्री में 5, तो इसमें कितना 20 क्वेश्चन लगभग पूछा था। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें मैंने मिसलिनियस चीज को थोड़ा अवॉइड किया है, ठीक है। जो मिसलिनियस है जैसे तो जो करंट अफेयर बेस्ड थोड़े हो जाते हैं तो उन सबको मैंने अवॉइड किया, ऐसे टॉपिक उठाए जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपके लिए भी आसानी होगी, नहीं तो वो चीज आपको ढूंढने में बहुत हो जाएगा और ये लिस्ट काफी ज्यादा बल्क बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 69 68 चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और नहीं तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरे क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको फाइल के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 68 को बीपीएससी में क्या क्या पूछे गए थे वो हम देखते हैं। अभी इसमें सबसे पहला है कि पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड एज बोन एंड विच कैन बी बेंट, ठीक है। मतलब कि ऐसा कौन सा चीज है जो हड्डी के जितना मजबूत नहीं है लेकिन वो फिर भी बेंड हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी देखो वर्टिब्रे क्या है आपका, पूरा 33 वर्टिब्रे जो होते हैं ह्यूमन में, तो फिर वो क्या है, हड्डी ही तो है, तो फिर ये तो वैसे ही कट गया। अब कार्पल कौन सी आपकी रिस्ट की बोन होती है, कलाई की, ठीक है। अभी पहली बात कलाई मुड़ता है, कलाई की हड्डी नहीं मुड़ती कभी भी, तो फिर ये भी एलिमिनेट हो गया। और तीसरा है आपका कार्टिलेज ऐसा चीज है जो हड्डी जितना कठोर नहीं है, हड्डी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी एक स्ट्रेंथ है और ये लगभग बोन के अगल बगल ही पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका कार्टिलेज। अभी दूसरा है लाइकन की बात की गई है यहाँ पे, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। अब इसमें क्या है, देखो इसमें एक कंसेप्ट है सबका साथ सबका विकास, तुम मेरा भला करो मैं तुम्हारा भला करूंगा, इसमें सेम वही सिस्टम है। अब एल्गी और फंगस, इनमें ना एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन वही मैंने अभी बताया, सबका साथ सबका विकास। अभी इसमें क्या होता है कि भाई फंगस जो है जगह देता है किसको, एल्गी को। अभी एल्गी को जगह दिया, अब एल्गी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उगना चालू करेगा, जब ये उगना चालू करेगा तो फिर इसके जो ग्रीन कलर के जो लीफ हो गए या फिर जो इसके पिगमेंट बोल सकते हो आप, लीफ नहीं पिगमेंट बोल सकते हो इस एल्गी के, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेगा और फिर बाद में किसको प्रोवाइड करेगा, फंगस को प्रोवाइड करेगा। तो फंगस ने जगह दिया एल्गी को और एल्गी ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया फंगस को, तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इसी में लाइकन में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो है हमारे एल्गी और फंगस है, ठीक है। अब फीमेल एनोफिलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। अब ये एनोफिलिस और क्यूलेक्स जिसको नहीं पता, ये मच्छर की प्रजाति है, ठीक है। अब इसमें एनोफिलिस और क्यूलेक्स में असल में देखो इसमें ना डिफरेंस बहुत सारे, जैसे अंडों में इनके आकार का डिफरेंस होता है, फिर बाद में इनके सोने का अलग रहता है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो तीनों ऑप्शन एकदम अलग है, जैसे कि एट राइट एंगल, मतलब आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ सबस्ट्रेटम, ठीक है, मतलब ये कोई एक सर्टेन एंगल है जो कि हमें पता नहीं है अभी। पैरेलल टू सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब ये कितना 0 डिग्री हो जाएगा। अब 0 डिग्री है 90 डिग्री है, लेकिन इसका एक फैक्ट है कि ये ना 45 डिग्री पे सोते हैं, 45 डिग्री पे ये बैठते हैं सबस्ट्रेटम पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो अभी इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं लगेगा, 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है, 90 डिग्री और इधर ये जो 0 डिग्री है ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर है एट एन एंगल ऑफ सबस्ट्रेटम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेटलेट पे राइट कर देंगे, लेकिन प्लेटलेट नहीं है, इसका राइट आंसर है लिम्फोसाइट। देखो आरबीसी क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन है, ये सब है। प्लेटलेट एक वाइडर कंसेप्ट है और वहीं पे लिम्फोसाइट किसका है, डब्ल्यूबीसी का आता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में इसी में थ्रोम्बोसाइट है, लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये सब चीजें। तो अभी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इसके अंदर एक चीज है कि जो जहरीले पदार्थ रहते हैं ना, पॉइजनस सब्सटेंस, उसको ये रोकता है, उसको ये इनएक्टिव कर देता है, मतलब ये उसके अंदर जो काम करने की क्षमता रहती है उसको ये हटा देता है, तो पॉइजनस सब्सटेंस को इनएक्टिव कर देता है। इसके लिए लिम्फोसाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट मसल इन ह्यूमन बॉडी। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें एक चीज पे ध्यान देना, करेक्ट की इनकरेक्ट, क्योंकि कभी कभी होता है कि इटैलिक में ऐसा लिखा होगा कि करेक्ट और इनकरेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं हर बार है, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। अभी सबसे पहले मसल कैन ओनली पुश द बोन, इसमें तो मतलब कंसेप्ट को पूरा नैरो कर दिया है कि मसल सिर्फ एक ही रोल प्ले कर सकता है, वो है पुश द बोन। दूसरा है मसल वर्क इन पैर, तीसरा मसल बिकम
मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। बचपन में हर किसी ने ये किया रहेगा, मैंने भी यही किया है कि भैया बॉडी दिखाऊं और फिर बाद में ऐसे बाइसेप्स फुला लेता था। तो फिर उससे क्या होता था, तभी वही उसी एग्जांपल को लेकर के चलो कि जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फिर वो छोटा होता है और स्टिफ हो जाता है, मतलब वो मजबूत हो जाता है। तो फिर ये आंसर तो आपका राइट है। अब यहाँ पे इनकरेक्ट की बात हुई है। दूसरा, मसल वर्क इन पेयर्स, इवन आप जब मुस्कुराते हो तो उसमें सिर्फ एक मसल नहीं, कई ज्यादा मसल यूज होते हैं, तो फिर ये भी आपका राइट है। तो अब इसमें मसल कैन ओनली पुश द बोन, अब ओनली तो नैरो कंसेप्ट हो गया, ये बोन को पुश करेगा, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये नैरो कंसेप्ट कर दिया, तो फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और बोन को क्यों पुश करेगा, बोन तो हमेशा एक ही जगह पे रहता है, आपका बोन हमेशा एक ही जगह पे रहता है, ये कभी पुश नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा कि जब आप वॉलेंटरी सिस्टम से आप चाहोगे कि आपका हाथ मुड़े, तो फिर उसमें बोन और मसल दोनों साथ में भी वर्क कर सकते हैं, तो फिर ये ओनली वाला कंसेप्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर ये आपका ऑप्शन राइट है, लेकिन फैक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अभी दूसरा देखो, ये रे ऑप्टिक्स का है, ये जो क्वेश्चन है आपका रे ऑप्टिक्स का, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है रे ऑप्टिक्स को लेकर के, लेकिन मैं ये सबके ऊपर सेपरेट चैप्टर लेकर के आऊंगा, जो आप इजीली उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो और समझ सकते हो कंसेप्ट उसका बेसिकली। अभी देखो, इसमें यह बात है कि लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अभी इसको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ व्हाइट हॉर्स। अभी अगर ये 20 सेंटीमीटर को आप देखोगे तो फिर इसमें ऐसा कुछ है जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं है, तो आप ये 20 सेंटीमीटर पे फोकस ही मत करो, आपको बस इतना याद रखना है कि सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है जिसका एक फोकल लेंथ है, ठीक है। अभी कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब ये क्या करता है कन्वर्जिंग लेंस, कि जैसे कि कोई डार्क कलर है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज को एक जगह छोटा करके ये दिखा देगा, तो फिर उसी को आप बोलोगे कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलोगे, कि एक लाइट को वो एकदम बड़ा करके दिखा रहा है, डाइवर्ज करके, मतलब पूरी लाइट फैल जा रही है और उसका एफिशिएंसी कम हो जा रहा है। कन्वर्जिंग में छोटा हो जाता है और उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाता है, मतलब डार्क कलर है तो चीजों को लाइट दिखाएगा और लाइट कलर है तो चीजों को डार्क भी दिखा सकता है, ठीक है। अभी जिसमें यह बोला है कि जो थिन स्ट्रिप है ब्लैक पेंट जो व्हाइट हॉर्स के ऊपर, तो फिर वो उसका इमेज कैसा रहेगा, हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्राइप्स, हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्राइप्स। अभी मैंने क्या बोला कि कन्वर्जिंग लेंस है, अभी इसके जो ब्लैक स्ट्राइप है तो लाइट क्या करेगा, पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा ब्लैक को, तो फिर क्या करेगा, हॉर्स का ब्राइटनेस जो है कम कर देगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है इसके लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, नहीं समझ में, आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन इससे मत भागिए, क्योंकि आप इससे भागोगे तो फिर आपका सिलेक्शन फिर अल्टीमेटली रुक जाएगा। श्रिलनेस ऑफ साउंड, श्रिलनेस मतलब कि आपकी तीव्रता, तीखापन क्या है, साउंड इज डिटरमाइंड बाय, एक तो देखो क्या है, वेलोसिटी दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, वेवलेंथ दिया है। अब श्रिलनेस जो तीखापन है वो आपका डिटरमाइन होता है फ्रीक्वेंसी से। अब बोलोगे सर इसमें तो दिया ही नहीं, तो क्या हम नन ऑफ द अबव कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अभी देखो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है कि ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा वेवलेंथ उतना ही आपका छोटा होगा, समझ रहे हो, और जितना फ्रीक्वेंसी आपका घटेगा वेवलेंथ आपका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको वेवलेंथ करना है, क्योंकि डिटर्मिनेशन की बात कर रही है, तो फिर अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता करना है और हमारे पास वेवलेंथ है तो हम उसका पता लगा सकते हैं, तो फिर आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ साउंड रहेगा, ठीक है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब ऐसा डिवाइस है, अभी ये लाइट को क्या करेगा, ऐसी जगह हिट करेगा, किस पे, सब्सटेंस पे, सब्सटेंस पे हिट करेगा, तो फिर ये क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट। अब यहीं पे आता है आपका फोटोवोल्टाइक, फोटोवोल्टाइक सेल का यही फंक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल ले लूं मैं, तो फिर ये सोलार सेल समझ लो, ठीक है, सोलार सेल। अब ये क्या कर रहा है कि पूरी एनर्जी को ग्रैब कर रहा है और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन वहीं पे सर रिलीज कर रहा है, मतलब एक एनर्जी को अपने अंदर ग्रैब कर ले रहा है, तो ये फोटोवोल्टाइक सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, अभी बॉल है, ठीक है, अभी देखो मैंने बताया था आपको सिंपल लॉजिक से चलना है, ठीक है। बॉल है तो क्या ये ड्रैग करेगा, ड्रैग मतलब जो खींचावा होता है वो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जो सरकने वाला जो घर्षण है उसके बारे में बात कर रही है, तो फिर क्या ये इसको मतलब खिसकाना पड़ेगा या फिर खींचना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, तो और या तो ये रोलिंग है, बॉल है रोल होते आ रहा है, ठीक है, आप बचपन में बहुत क्रिकेट खेले होगे या फिर कुछ भी खेले होगे, बॉल तो आप सबने पकड़ी होगी हाथ में, तो बॉल क्या है, रोल करता है, अपने पूरे सरफेस को वो जमीन पे घुमाता है। अब स्लाइडिंग में क्या होता है कि आपका एक
सरफेस है, आप वही सरफेस यहाँ पे भी ले जा रहे हो, वही सरफेस यहाँ पे भी ले जा रहे हो। ड्रैग में आपको खींचना पड़ रहा है। रोलिंग में क्या हो रहा है कि आपका बॉल है तो फिर कभी ये वाला नीचे आएगा हिस्सा, कभी ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, कभी ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, इसमें सारे सरफेस टच करते हैं। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन का एक ये है कि जो भी ये हैवी लोड है उसको लेस कर देता है, मतलब कि आप इजीली इसको मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर व्हील जैसा सिस्टम रहता है। अभी व्हील जो है, व्हील रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, गोलकीपर इन गेम ऑफ फुटबॉल पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। मतलब अभी आप कैच कैच खेले रहोगे, कभी आपके तरफ किसी ने, या फिर लगान मूवी याद है आपको? लगान मूवी में देखो वो कचरा क्या करता है, कचरा दोनों हाथ खोल के रखता है, बॉल आता है हाथ में आके वापस टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाथ को स्टिफ रखता है। अगर वो हाथ को पीछे लिया रहता तो फिर वो कैच वो पकड़ लिया होता। ठीक है, अब ये क्यों करता है? देखो, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यही है मोमेंटम का एक फॉर्मूला है, पी मतलब मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा फोर्स में आ रही है तो फिर उसको थोड़ा पीछे लेकर के जाते हो ताकि उसका मोमेंटम डिक्रीज हो और साथ ही में उसके एक कांटेक्ट फोर्स लगे। कांटेक्ट मतलब कि आप उसको अपोज कर रहे हो, काउंटर फोर्स कर रहे हो, तो फिर वो चीज वो आप वहां पे ग्रैब कर सकते हो। तो फिर ये क्या है? डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब कैथोड रे तो सीधा सीधा नेगेटिव एलिमेंट है भाई, कैथोड रे सीधा सीधा नेगेटिव एलिमेंट है, ये हट गया आपका। अब बीटा रे में आता है आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, अब पॉजिट्रॉन को गॉड एलिमेंट भी माना जाता है, ध्यान रहे, पॉजिट्रॉन को गॉड एलिमेंट भी माना जाता है। अब अल्फा रे में क्या होता है कि दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए। तो फिर यहीं पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कैसे याद रखोगे? देखो, सेंटर पे चल सेंट्रीपिटल, सेंटर पे चल सेंट्रीपिटल, ऐसा मतलब कि कोई चीज अगर घूम रही है और उसका ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ ग्रैब कर रहा है, या फिर एक फोर्स जो उसको खींच रहा है अंदर की तरफ, तो उसको आप क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे। ठीक है, अब ये देखो, इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टेट। इंडिपेंडेंट मोशन है नहीं, क्योंकि एक उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, यस, क्योंकि एक फोर्स लगा है। अभी आपने बचपन में बॉल, हाँ, अगर बॉल की मैं अगर बात करूं तो जैसे कि दुपट्टे के अंदर आपने बॉल पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाया होगा, तो फिर वो क्या है? एक फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स है जो उसको घूमने के ऊपर मजबूर कर दिया है। तो फिर वही है, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मतलब एनर्जी चेंज क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स में? काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब फ्रिक्शनल फोर्स है, इसमें सीधा सीधा आएगा आपका हीट एनर्जी, क्योंकि जब भी आप कोई चीज घिसते हो, कोई भी चीज घिसते हो तो वो गर्म होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हीट एनर्जी, तो साउंड एनर्जी आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो गया कि आपको बी मार्क नहीं करना है। अब ए और सी के ऊपर ध्यान देते हैं। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, तो इसमें केमिकल का लेन देन कहां से आ गया भाई? कि मतलब आप कोई चीज घिस रहे हो, इसमें आपको केमिकल की क्या जरूरत है? वो चीज सॉलिड होगा तब आप उसको अच्छे से घिस सकते हो ना। तो फिर काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी आएगा। और एक बात है कि अगर कोई चीज अगर पोटेंशियल एनर्जी में और उसको फ्रिक्शन फोर्स में जाना है तो फिर वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का ऐसा रूप लेगा जिससे वो फ्रिक्शन फोर्स में आगे रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अब बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स अ शार्प टर्न टू राइट साइड सडनली, मतलब बस मूव कर रही है, अचानक से दाएं तरफ ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं। अब पैसेंजर का क्या रिएक्शन रहेगा? पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फिर ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है कि अगर ये ब्रेक मारा रहता ड्राइवर ने तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका बी जो है राइट हो गया रहता। अब बेंड टुवर्ड्स राइट साइड, अगर दाएं में घुमा रहा है और पैसेंजर भी क्या दाएं में घूमेगा? नहीं, क्योंकि देखो अगर ये बस है और ये पाथ है, अगर दाएं की तरफ घुमाएगा तो फिर यहाँ पे जो है, मैंने अभी बोला कि जैसे कि आप अभी मैंने एग्जांपल दिया कि बॉल आप एक दुपट्टे में फंसा के घुमा रहे हो गोल गोल, तो यहाँ के पैसेंजर इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ, और बस जा रही है इस तरफ, तो फिर ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो फिर बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? ताकि वो चीज बैलेंस हो सके। बैलेंस इन द सेंस कि मतलब जब जा रहा है तो फिर वो अपने आप एक फोर्स लगा है उसके पीछे, तो उसके कारण वो वैसा बेंड हो जा रहा है। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्ट, अ सितारिस्ट tries to adjust the tension and plug the strings suitably by doing he or she is adjusting
एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं फ्रीक्वेंसी पे मार्क कर देता हूं। क्यों क्यों फ्रीक्वेंसी पे मार्क कर दूं? क्योंकि ऑप्शन बड़ा दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी भी सितार में देखो उसकी जो स्ट्रिंग रहती है ना, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है और वो कितना मोटा है, ये सब उसके साउंड के ऊपर प्रभाव डालता है। तो फिर इसीलिए सितारिस्ट कभी भी अपने स्ट्रिंग को सेट करके रखते हैं, क्योंकि कौन सा नोट पे कितना प्रेशर दबा के वो स्ट्रिंग को प्रेस करना है, कब पुल करना है, ठीक है। तो फिर यह है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही इसको साउंड देगा, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी ये किस चीज, अब इसका एग्जांपल पूछा है। अभी देखो फिक्स्ड, नो फिक्स्ड शेप मतलब सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड का एक फिक्स शेप रहता है, तो सॉलिड नहीं है तो कार्बन स्टील आपका हट जाएगा, क्योंकि कार्बन स्टील तो सॉलिड है। अब इसमें बोला है कि इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी फिक्स्ड वॉल्यूम क्रिप्टन में क्या है? देखो क्रिप्टन क्या है आपका, हमेशा गैस फॉर्म में मिलेगा आपको, गैस में, ठीक है, गैस फॉर्म में। और इसका वॉल्यूम कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है यहाँ वहां स्प्रेड होते रहते हैं। अभी केरोसिन क्या है? केरोसिन आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, केरोसिन आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसका केरोसिन, कोई भी लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका फिक्स शेप नहीं है, लेकिन इसका एक फिक्स वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। देखो ऐसा ही एलिमिनेट करके चलोगे तो फिर आ पाएगा, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए भी, तुक्का मारने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। एकदम सही नहीं कि आप बैठ गए जाके और फिर बाद में बोलोगे सर आपकी एलिमिनेशन टेक्निक ही नहीं काम कर रही। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको कहां मिलेगा? दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब इनकी ऐसी प्रॉपर्टी रहती है कि एसिड और बेस, इनके पास दोनों के एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के प्रॉपर्टी को ये सूट कर सकते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और दोनों जब, मतलब एसिड और बेस को जब रिएक्ट करेंगे तो फिर इनका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? सॉल्ट और वाटर, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। तो अभी इसमें आप क्या करोगे कि अभी पूरा रिएक्शन आपको सॉल्व करते हुए नहीं बैठना है कि मतलब CuO हो गया, ZnO हो गया, अब मैं इसका बाय प्रोडक्ट निकालता हूं क्या निकलेगा, वैसा, ठीक है, वैसा नहीं करना। इसका एक सीधा सीधा Al2O3 और ZnO, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। लगभग लगभग जब जब आप पढ़ोगे तो फिर आपके सामने ये एग्जांपल आएगा, तो फिर आपको ये याद करके चलना है। जो भी चीज के ऐसे एग्जांपल बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपको वो याद कर लेना है। उस समय याद नहीं हो रहा, बार बार पढ़ोगे, हर दिन पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा आपको याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। विच गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा तब भी उसमें ये चीज आया होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसमें भी ये चीज आएगा, अब साइंस में भी आ गया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बोला है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा प्रमोटर कार्बन डाइऑक्साइड ही है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं देता, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये नहीं पूछा गया ना कि जो कम देता हो, जो ज्यादा देता हो। इसमें तो पूछा गया नाइट्रस ऑक्साइड भी प्रमोटर है इसका, बिल्कुल है। और मीथेन भी करेगा, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पे करता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताते चलता हूँ, सबसे ज्यादा इसमें से एमिट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में एमिट करेगा मीथेन, और फिर उसके बाद में एमिट करेगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये चीज आप याद कर सकते हो यहाँ पर से, मतलब आप इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट विच गैस। तो इसका एक सिंपल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें क्या तुक्का लगा? मैं बोला थोड़ा तो पढ़ के जाना पड़ेगा भैया आपको, पूरा ही रिलाय कर लो कि क्या पूरा साइंस तुक्का मार दोगे, तो वैसा नहीं है। कभी भी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOO CCOOH। इसको सिंपल लिख लो, 2 C है तो C2 कर दो, फिर बाद में क्या है देखो 2 H2 है तो H2 कर दो, अब O कितने हैं 4 है, C2H2O4 कर दो। ये क्या है आपका? ये ऑक्सैलिक एसिड है। अभी इसमें क्या है, ये सबका एक केमिकल फॉर्मूला है। अभी जैसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड का क्या है OHCOOH, ठीक है, ये हो गया। अब एसिटिक एसिड का क्या है CH3COOH, ठीक है, ये हो गया। अभी एसिटिक एसिड के बारे में भी हम जानेंगे। अब देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, लेकिन अगले साल या फिर इसी साल में एसिटिक एसिड के ऊपर भी एक सवाल आया भैया, और केमिस्ट्री में ही आया है। तो इसके लिए जो भी ऑप्शन है उसको भी आप पढ़ते चलिए, तो फिर इससे क्या है कि आपका बहुत अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा और आपकी एक अलग स्ट्रेंथ आ जाएगी। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। अब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, उसमें से एक है वाटर,
उसमें से एक पानी है, दूसरे में एक में एसिडिक मतलब अम्ल सॉल्यूशन है और दूसरे में है बेसिक मतलब आपका क्षारीय घोल है। ठीक है, अब इसमें यह बोला है कि इसमें से रेड लिटमस टू ब्लू मतलब ऐसा क्या है जो रेड लिटमस टू ब्लू हो जाएगा, सीधा सीधा अगर कोई चीज रेड से ब्लू हो रही है तो फिर वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर कोई चीज ब्लू से रेड हो रही है तो फिर वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 10वीं के बच्चे को भी पता है, 7वीं के बच्चे को भी पता है और आपको भी अब पता हो गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोला, रेड लिटमस टू ब्लू, तो फिर बेस हो जाएगा। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एसिडिक एसिड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, केमिस्ट्री में ही पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे एसिडिक एसिड आ गया, ओडर ऑफ एसिटिक एसिड के ऊपर पूछा गया कि उसकी खुशबू कैसे है। तो फिर देखो रिजेंबल्स मतलब किससे मिलती जुलती है, विनेगर, टोमेटो, केरोसिन। तो इसका राइट आंसर विनेगर है। और इसका क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था आपको, CH3COOH, याद करते चलना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब व्हाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, ड्राई HCl है, अब ये ड्राई लिटमस पेपर से कलर क्यों नहीं चेंज करता। अब देखो सबसे पहली बात कि जितने भी एसिड कंपोनेंट होते हैं उन सब में एक चीज रहता है H3O प्लस आयंस। ठीक है, ये आयंस है जो हर एक एसिड सॉल्यूशन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब जिसमें ये बोला है कि ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर रहा, ड्राई HCl जो है कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा, तो फिर इसका ये है कि नो H3O आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए H3O आयंस का प्रेजेंस होना जरूरी है, तो यहाँ पे आयंस प्रेजेंस ही नहीं है, तो लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H3O आयंस। तो ड्राई HCl में H3O आयन आपके मिसिंग रहते हैं। ठीक है, इसके लिए उसका कलर चेंज नहीं हो पा रहा है, ये है ऑप्शन सी। अब डिटेक्ट द ऑड वन, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल। बताओ इसमें से अब क्या ही अलग होगा, इसमें भी केमिकल चेंज हो रहा है, सेटिंग ऑफ सीमेंट में भी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, और बर्निंग ऑफ कोल में भी केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से ऑड वन नहीं है, सब में केमिकल चेंज हो रहा है। और इसमें एक सब में एक चीज कॉमन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब आपकी जहां पे हीट इन्वॉल्व होता है, जहां पे आपके हीट इन्वॉल्व होता है मतलब गर्मी, वो वहां पे इन्वॉल्व होता है, उसको आप एक्सोथर्मिक बोलते हो। अभी तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्राफाइट इज ट्रू। अब देखो इसमें एक चीज ऐसी छुपी हुई जो मैं आपको बताऊंगा, जो बाकी तो ऐसे बताना मुश्किल है। ठीक है, दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं, डायमंड इंसुलेटर वाला रोल करता है भैया। डायमंड आपका जो है बिजली रोकता है और ग्राफाइट गुड कंडक्टर है। ग्राफाइट गुड कंडक्टर है मतलब बिजली को प्रमोट करता है। ठीक है, तो फिर पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं, इसका टेट्राहेड्रल है। कैसा है टेट्राहेड्रल, डायमंड का, याद रखेंगे रखेंगे। फिर इसका है ट्रायगोनल पिरामिड, ट्रायगोनल पिरामिड इसका स्ट्रक्चर है, किसका, ग्राफाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ये भी आपका रॉन्ग हो गया। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये तो सबको पता है कि डायमंड ज्यादा हार्ड रहता है, डायमंड मजबूत रहेगा और वहीं पे ग्राफाइट आपका जो है वीक रहेगा। ठीक है, मतलब सॉफ्ट रहेगा, वीक नहीं सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या हो गया, नन ऑफ द अबव ऑप्शन हो गया, मतलब इसमें अबाउट ट्रू की बात की गई है, तो फिर इसमें नन ऑफ द अबव राइट हो गया। अब डायमंड और ग्राफाइट में क्या चीज कॉमन है, तो इसके केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कार्बन से बने, दोनों के दोनों कार्बन से बने और कार्बन के बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी है। ठीक है, वैसे फ्लोरीन का भी है, वो मैं अपने आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन न ले, फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंजेस इन द, अभी स्टोमेटा बायोलॉजी पे हम उतर आए हैं, अभी केमिस्ट्री हमारा हो गया। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। अभी देखो स्टोमेटा का रोल है वाटर को आना जाना इसका प्रोवाइड करना। अब स्टोमेटा देखो डे में क्या होता है, स्टोमेटा खुला रहता है, क्यों, क्योंकि सनलाइट मिलती है तो फिर इसके पिगमेंट एक्टिव हो जाते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, वाटर को आदान प्रदान आओ जाओ वैसा सिस्टम बना के रखता है। और डे के टाइम पे क्या होता है कि स्टोमेटा वाइड रहता है और ओपन रहता है, खुला रहता है, और वहीं पर नाइट टाइम पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये चीज आप स्टोमेटा का समझ के चलिए, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। ठीक है, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब्स डैश वेवलेंथ इन द सनलाइट, ये मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूं आपको, रेड एंड ब्लू। अभी देखो ग्रीन दिया यहाँ पे, ग्रीन, ठीक है, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब ग्रीन वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ का जो बात किया, वेवलेंथ का मतलब क्या है, देखो वेवलेंथ का मतलब कि इसका कुछ इंपैक्ट भी होगा। अभी ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है
ये कभी भी वेवलेंथ आपका नहीं अब्सॉर्ब करेगा। इसलिए आप कभी भी देखोगे नर्सरी में ऐसे ग्रीन कलर के कर्टेन क्यों लगाए जाते हैं, ताकि उसके ग्रोथ पे इम्पैक्ट ना करे। और जब रेड और ब्लू वेवलेंथ है, इनके दोनों के ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता है। अभी रेड में क्या होता है, पेड़ लंबा उगेगा लेकिन कमजोर उगेगा। ब्लू में क्या है कि पेड़ थोड़ा बहुत मजबूत तो रहेगा लेकिन इसकी हाइट कम रहेगी, इसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, ठीक है, लेकिन पेड़ का हेल्थ सही रहेगा। तो फिर ये रेड एंड ब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्रीन एक नॉर्मल स्टेज पे चलता है, इस पे ना के बराबर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। अब पेटियोल, पेटियोल मतलब जो पर्णदंड है, ये लीफ को स्टेम से जोड़ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, क्रीपर, ठीक है, मतलब कि ऐसा स्टेम जो ऊपर चढ़ नहीं सकता, लता है, ठीक है, तो फिर ये क्रीपर। थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, अब इसको सीधा पेड़ ही बोल दिए। पेड़ तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना साहब, मतलब पेड़ में ट्री आ रहा है, ब्रांच आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, फ्लावर आ रहा है, सब आ रहा है। अब इसमें आपने सिर्फ स्टेम की बात की है, जो ब्रांचिंग नियर बेस, तो फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये राइट है लेकिन नॉट अ करेक्ट मैच, ठीक है। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय, तो ये ट्रांसपिरेशन आंसर है, लगभग सबको पता है, आपको भी पता ही होगा। अब इसमें दो चीज आता है, एक आता है जाइलम और एक आता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम किसके ऊपर, फूड के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, फूड के ऊपर, और जाइलम होता है आपका वाटर के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि वाटर जो है, जाइलम क्या करता है, अभी वाटर आप कहां से प्रोड्यूस करोगे, नीचे से, रूट से, तो रूट जब वाटर प्रोवाइड करता है तो फिर ये पूरे पेड़ में फैलाता है, ठीक है, उसकी ऊर्जा पूरे पेड़ को देता है, पूरे न्यूट्रिशन उसको देता है। अब फ्लोएम फूड आपका कहां से बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, या फिर अलग एलिमेंट जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है आपके, उससे बन रहा है। तो फिर वहां से पिगमेंट उस चीज को कंट्रोल करेगा, लीफ हो गया, ये सब उसको कंट्रोल करेंगे, और फिर उसके बाद में ये क्या, रूट तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो नाइट में फ्लोएम आपका एक्टिव होता है ज्यादा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका ट्रांसपिरेशन रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक देम क्वालिफाइड ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। अब इसमें अगर आप दो ऑप्शन देखोगे, प्रेजेंस ऑफ डीएनए ओनली, एब्सेंस ऑफ आरएनए, ये दोनों लगभग सेम नहीं हो गए, दोनों सेम नहीं हो गए, कुछ गड़बड़ नहीं हो गई, लेकिन ऐसे एलिमिनेट करने का तरीका नहीं है। इसका राइट आंसर है डीएनए एंड आरएनए दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है, यहाँ पे दोनों की उपस्थिति में ही सेल्फ रेप्लिकेशन हो सकता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये लेक्चर अच्छा लगा हो और ऐसा लगा कि आपको इसमें से कुछ सीखने मिला, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में बांटो, ठीक है। आप पढ़ते हैं 69th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए, अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, टीनियासिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पेशीज। अब इसकी 3 प्रजाति भी दी गई, टेपवर्म, टिनिशिया सोलियम, सेगिनाटा और एशियाटिका, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अभी ये कहीं ना कहीं करंट में आया होगा, या तो फिर ये काफी ज्यादा पहले भी इसके वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे अभी इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है तो फिर इन्फेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो फिर इसके लिए इसको रिपीट किया गया, ठीक है। अभी ये ऑप्शन तो राइट है इसका कि इसके 3 प्रजाति हैं, जिसके वजह से ये इंटेस्टाइन में इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। दूसरा है, व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रिफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टिकरोसिस, ठीक है, एनसीसी। तो फिर ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका ये बोथ 1 और 2, अब इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं पढ़ा रहता तो फिर मेरे लिए भी ये चीजें को सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको ये चीज एज इट इज पढ़नी है। देखो, जो एज इट इज पढ़ना वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, एज इट इज घुमा फिरा के बताना मेरा काम नहीं है, ठीक है। अभी जब मैं दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग। बहुत ईजी है, रियल लाइफ क्वेश्चन है कि आप रियल लाइफ में क्या चीज देखते हो, उसी चीज के लिए। इसीलिए बोलते हैं ना, कभी भी ब्यूरोक्रेट को अपने आंख और कान और दिमाग, ये 3 चीज हमेशा खुले रखनी चाहिए। तो सबसे पहले स्वीट, आप इसको टंग से पहचान लोगे। बिटर, अब बिटर मतलब कड़वापन, जो जीभ का निचला हिस्सा रहता है वो कड़वापन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। फिर है सॉल्टी, तो फिर सॉल्टी भी आप पहचान लोगे। अब इसमें से देखो, आपका स्वीट, बिटर, सॉल्टी, ये 3 हट जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब 1 2 3 हट गया है, तो फिर ये 2 इधर है, 1 3 इधर है, 3 इधर है। आपका ऑप्शन आपको मिल गया कि आपका ये सी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलता हूं, स्पाइसी जो है, जिसको आप मसालापन या फिर तीखापन बोलते हो, ये कोई स्वाद नहीं होता, ये इंटेंसिटी रहती है उस चीज की कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। फिर आता है पंजेंट। पंजेंट इसका टेस्ट से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। पंजेंट जो झंझनाहट वाला है, प्रचंड वाला है, ये स्मेल के लिए है, मतलब कि आप जो चीज सूंघते हो उसके लिए है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अभी इसमें डिसऑर्डर दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसमें से जो सही है
उसको बताना है, ठीक है। इसके पहले वाले में पूछा था कौन सा गलत है। अब एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया ये स्लीप डिसऑर्डर के साथ मैच किया गया, जो कि गलत है। एनोरेक्सिया आपका क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें आपको कभी भूख ज्यादा लग जाएगी, कभी लगेगी ही नहीं, तो फिर ये सब चीज है। फिर इंसोम्निया, इंसोम्निया आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर है और काफी ज्यादा फेमस, मतलब जाना माना, लगभग लगभग सबको पता रहता है इंसोम्निया जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। अब डिस्पनोइया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब देखो डिस्पनोइया आगे चल के आने वाला है, लेकिन ना तो ऑप्शन में दिखेगा ना क्वेश्चन में, लेकिन कंसेप्ट डिस्पनोइया का ही रहेगा। 70th में पूछा गया था, बताऊंगा, ठीक है। डिस्पनोइया आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाएगा। एनोस्मिया की बात करूं तो पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, तो फिर ये यहाँ पे राइट है एनोस्मिया। अब इसको कैसे देखो ना, नोस ए, कोई भी अपोजिट वर्ड रहता है तो फिर उसके आगे ए लगता है ना, लगता है, तो फिर ठीक उसी तरह नोस ए, तो फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे डन कर दोगे। तो कोई कोई चीज आपको ऐसे ना ढूंढ ढूंढ के एलिमिनेट करनी है। तो इसमें आपका 3 और 4 राइट था और 1 और 2 जो था ये आपका रॉन्ग था, तो फिर इसके लिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ओनली 3 एंड 4, ठीक है। अब बढ़ते इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर। अब ये मत बोलना कि दहेज में मांगने वाली गाड़ी, वो पल्सर की बात नहीं हो रही। पल्सर में देखो अभी इसमें आएगा रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स आएगा, ठीक है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टार है वो रेडिएशन अपना एक प्रोटॉन के थ्रू, प्रोटॉन नहीं, स्टार जो है एमिट करता है रेडिएशन, तो फिर ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार वहां का है, ठीक है। अब लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बात किया गया, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। जिनको लगता है कि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है वो एक वहम है, करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कार्बन से लिंक्ड है, तो उसके लिए। अब देखो ऊपर हमने देखा था 68 में कि डायमंड और ग्राफाइट का दोनों का कंपैरिजन पूछा था। अब उसी के ऊपर क्वेश्चन 69 में पूछा गया है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड किसको, ग्राफाइट को बोला गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दोनों का मैंने बताया कि कार्बन के केमिकल कंपोजिशन अच्छे खासे, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि सीड रहता है ग्राफाइट का, सीड जितना ग्राफाइट रहेगा और इसको इंटेंस टेम्परेचर पे लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। हीरा बनाने के लिए तपना तो पड़ता है, आप भी जानते हो, सफर वही है, तो फिर इसके लिए इसको हीरा बनाने के लिए तपाएंगे, ठीक है। तो ग्राफाइट आपका यहाँ पे ऐसे बनेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ऊपर हमने कॉन्वेक्स लेंस देखा था और यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर देख रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि मिरर और लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर कॉनकेव मिरर है तो फिर उसी का रहेगा कॉन्वेक्स लेंस, और वहीं पे अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फिर उसका हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है, इतना याद रखोगे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करूंगा। चार्ट मतलब एक टेबल रहेगा, उसी में रहेगा कि कौन से प्लेस पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो फिर वो कैसा दिखेगा, उसका इमेज कैसा आएगा, ठीक है, और वो कौन से प्लेस पे रहेगा। ये 3 से 4 चीज मैं आपको अपने लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझते, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी सेम साइज की बात की गई है, ठीक है, मतलब आपको सेम साइज रियल और इन्वर्टेड कहाँ पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो टेबल पढ़ चुका हूँ, ठीक है, वही टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप वो टेबल को हर दिन देखोगे तो फिर रे ऑप्टिक्स का लगभग मैं बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन सॉल्व है आपका, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, अभी फिर से एनर्जी कन्वर्शन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब इसको देखो, फोटो इलेक्ट्रिक 2 में बट गया, ठीक है। फोटो मतलब क्या, लाइट, इलेक्ट्रिक, तो इसमें क्या है कि लाइट एनर्जी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में आ जाएगा, यही तो पूछा गया, यही तो आपने बता दिया, इतना सिंपल ही तो था। फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज, अभी एज इट इज डेफिनेशन है, ठीक है। अभी इसमें यह पूछा गया कि कोई भी चीज, मतलब अगर सोल्यूट है, अगर वो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो फिर इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कोई चीज अगर कहते हैं ना एक्सट्रीम रहेगा, तो फिर हम लोग बोलेंगे ना कि उसको कि मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और कोई चीज उसमें कम रहेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो कम है, ठीक है। तो फिर इसके लिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, यही तो है। अभी हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस, ये करंट बेस था, इसमें आपको एलिमिनेट नहीं करना है, इसके लिए आपको कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी वैक्सीन के ऊपर एक क्वेश्चन फिर आएगा, ऐसा ही आएगा, लेकिन उसके ऑप्शंस और कंसेप्ट थोड़े से अलग रहेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें हार्मलेस पीस डालते हैं अगर SARS-CoV-2 वायरस का, तो फिर कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं पड़ता। अगर एंटीबॉडीज डाल देते तो फिर इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं उससे उतना बूस्ट नहीं करता, ठीक है। और रियल SARS-CoV-2 वायरस डालते तब तो फिर परेशानी और बढ़ जाती, इसीलिए लाइव एटेन्यूएटेड डाला वायरस, जो कुछ समय
वायरस जैसा एक्ट करेगा और फिर बाद में वहीं पे उसका एंटीबॉडी बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे काम कर। अभी ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर अब इसमें देखो, वाटर है, वाटर है, वाटर है, जूस में और वाटर में तीनों में फ्लूइड है, और जहां पे फ्लूइड रहेगा वहां पे गुड कंडक्टर रहेगा ही रहेगा। और एक चीज मैं बताता हूं कि आयंस और एसिड जहां पे रहेंगे लगभग लगभग वहां पे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो चीज गुड कंडक्टर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, बैड कंडक्टर। अभी इन तीनों में आपके आयंस और एसिड्स दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है बैड कंडक्टर पूछा है, तो फिर बैड कंडक्टर इसमें से कुछ नहीं रहेगा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अभी डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये किसने डिस्कवर किया था, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। सबको पता है ये चीज, आपको भी पता है ये चीज, ठीक है, नहीं पता थी तो अब पता हो गई, ये एज इट इज आपको याद करना है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून। अब इसमें देखो, ना तो हाइट दिया गया, ना तो टाइम दिया गया कि इतने बजे मतलब इतने मिनट बाद या फिर इतने सेकंड बाद फॉल किया तो फिर उसका क्या रहेगा, तो फिर ये भी नहीं दिया गया, तो फिर इसका हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, क्योंकि सरफेस ऑफ मून की बात हो रही है तो फिर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू बॉडी। अब जब वीकेंड रहेगा तो फिर उसको पुट करके मतलब नहीं है। फिर डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस इन द बॉडी, वो भी नहीं होगा क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे एक इम्पैक्ट डाल के जाएगा। बाय एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड इनेबलिंग देम टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन्स, ये भी नहीं होगा। और बाय प्लेसिंग द वायरस इन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस। ठीक है, मतलब दूसरे वायरस का एक मॉडिफाइड वर्जन। अभी देखो, ये भी किसके ऊपर आया, इम्यूनिटी के ऊपर आया, वैक्सीन के ऊपर आया, ऊपर भी वैक्सीन के ऊपर ही था। समझ लो, मतलब एक ही तरीके का क्वेश्चन एक ही बार में एक ही कंसेप्ट का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सिलेबस और पीवाईक्यू देख के चलिए, आपके हाथ में सिलेक्शन। ठीक है, बाय प्लेसिंग द वायरस इन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। ये थोड़ी देर, मैंने जैसे ऊपर बताया, थोड़ी देर ऐसा एक्ट करेगा कि यही वायरस है, लेकिन फिर बाद में जो मॉडिफाइड वर्जन है उसके थ्रू अपने प्रॉपर्टी और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे आकर के जो भी इसके वायरस है उसको डील करेगा। व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ पैंडेमिक। अब ये पैंडेमिक बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब पैंडेमिक के पहले से ये कंसेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं ना, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, और दूसरी बात ये सिंगल क्रोमोसोम से बना रहता है, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, याद रखिए सिंगल क्रोमोसोम का रहता है आपका एमआरएनए। ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, अभी डायनामो का एक अलग नाम भी है, अल्टरनेटर। अभी ये क्या करता है कि टाइम टू टाइम अपनी मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करता रहता है, अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो फिर इसका राइट आंसर आपका रहेगा डायनामो। अब करंट डेंसिटी का पूछा गया कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि डायमेंशनलेस होगा क्योंकि इसमें एल एम टी ये सब है ही नहीं। ठीक है, मतलब लेंथ, मास, टाइम वो चीज नहीं है जो कि डायमेंशन के तीन मुख्य होते हैं, लेकिन इसमें आई है ना, देखो ना आप, आई है इसमें, तो फिर इसको आप डायमेंशनलेस नहीं बोल सकते। ठीक है, अब ये क्या करंट डेंसिटी देखो कि क्रॉस सेक्शन एरिया आप कितने देर में, कितना टाइम पे और कितने इंटेंसिटी से ट्रेवल कर रहे हो, वो चीज ये मापता है आपका करंट डेंसिटी। तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये चेंज होते हैं, तो फिर इसके लिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर टारगेट, केमिकल स्ट्रक्चर। अभी देखो, जब भी आप दवा लेने जाते हो, इन केस कभी आपके साथ मेडिकल पे ऐसा हुआ रहेगा कि आप दवा लेने गए तो फिर वो भैया क्या बोलते हैं कि मेरे पास ये एग्जैक्ट दवा नहीं है लेकिन इसी कंटेंट की दूसरी दवा है, तो फिर वो दवा क्या है, मॉलिक्यूलर टारगेट है। मॉलिक्यूलर टारगेट में क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट्स। तो फिर ये सब क्या है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो आपके कंपोनेंट में पाए जाते हैं हर एक दवा के इसमें। ठीक है, और उन्हीं की मात्रा के अनुसार वो दवा एक वेरिएशन बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मॉलिक्यूलर टारगेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। अब कैटलिस्ट की बात हुई, यहाँ पे देखो सब में कैटलिस्ट कॉमन है। ठीक है, अब कैटलिस्ट कैसा भी हो वो क्या करता है, प्रोसेस को फास्ट करता है। ठीक है, आपको पता है कैटलिस्ट का क्या रोल है, मिडल पर्सन का क्या काम है कि वो आपका काम करके देगा। जो भी आपके लाइफ में अगर कोई मिडल पर्सन है वो क्या भले स्लो करे काम या फिर देर से करे काम, लेकिन वो काम करता है। ठीक है, तो फिर ठीक उसी तरह कैटलिस्ट है कि वो रिएक्शन करेगा, लेकिन वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। लेकिन इसमें बोला स्लोज डाउन बोला है ना, कि मतलब कि जो रिएक्शन रेट को एकदम ही स्लो कर दे, तो फिर वो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर इसका नन ऑफ द अबव राइट आंसर है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, तो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व की बात है, नर्वस की बात है, ठीक है। अब इसमें हार्ट में नहीं आएगा और लिवर में नहीं आएगा, ठीक ठीक है। लॉजिकली सोचो आप, नर्व सिस्टम है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, तो फिर कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। अभी डाल्टन एटॉमिक, अभी 17th बीपीएससी क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, ठीक है, 69th हमारा हो गया, अब 17th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मजेदार चुनिंदा क्वेश्चन कैसे हैं वो देखो। लॉ, अभी डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में पूछ ले, अब मैंने देखो एटॉमिक थियरी मेंशन किया ऊपर टेबल में, इसमें से मिनिमम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर भी 17th में 2 क्वेश्चन एटॉमिक थियरी से ही पूछे गए, ठीक है। अब डाल्टन एटॉमिक थियरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, अब देखो कितना, मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इसको जल्दी सॉल्व कर ही नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब इसमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि हर एक एटम का खुद का एक मास होता है, ठीक है, तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में ये बोलता है, अरे हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास में ये भी एक है कि एटम को ना तो आप बना सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, ये भी इसका एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, ठीक है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या है कि जो भी आपका एटम है उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है और खुद का एक डेफिनेशन में वो प्रेजेंट है, मतलब अपनी एक मात्रा में वो प्रेजेंट है, ठीक है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जैसे कि दो रिएक्टेंट है और उसका जैसे कि इसका एक वेट है, इसका एक वेट है 1+2, तो फिर वो आपको प्रोडक्ट जो देगा वो लगभग रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट देगा, दोनों मिला करके, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अब रेडियो एक्टिविटी लैम्बडा को लेकर के, मतलब ये लैम्बडा क्या है, एक सिंबल है फिजिक्स में, ठीक है, ये किसको है, डीके को करके, मतलब कि जो भी डीके होता है वेव्स उसको लेकर के, रेडियो वेव्स उसको लेकर के। तो फिर अब डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को लेकर के थी, कांस्टेंट कंपोजिशन को लेकर के थी और मल्टीपल प्रोपोर्शन को लेकर के थी, मतलब 1, 2 एंड 4। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में डाल्टन साहब कभी गए ही नहीं, ठीक है, मतलब उनका ये किस्सा यहाँ पे है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सीक्रेटेड इन द स्टमक, सीधा सीधा HCl, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, HCl है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है इसको, ठीक है, किसका, गैस्ट्रिक जूस, HCl आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस है, ओके, गैस्ट्रिक जूस। अभी द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज, बहुत लोग ने डाल दिया होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है कि आप कितनी स्पीड पे, 40 की स्पीड है, 45 की स्पीड है, ठीक है, उसको मेजर करता है। एमीटर करंट को मेजर करेगा, क्रोनोमीटर क्या मेजर करेगा, टाइम मेजर करेगा, आप इतने से इतने देर में किस टाइम पे पहुंचे, उसको आप क्रोनोमीटर बोलोगे। ओडोमीटर आपका डिस्टेंस मेजर करेगा कि आप कितने किलोमीटर चले हो, कितने मीटर चले हो, वो ओडोमीटर यूज करेगा, और ये व्हीकल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड, अभी ज्योग्राफी भी जिसने पढ़ा होगा वो भी ये चीज निकाल लेगा, कैसे, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी मीडियम रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर मतलब कहते हैं ना, अगर शीशा नहीं है तो फिर आप चेहरा किस पे देखोगे, ठीक है, तो फिर उसके लिए मीडियम चाहिए, कंडक्शन के लिए और कन्वेक्शन के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर हीट है उसके लिए। अब रेडिएशन के लिए हीट, मतलब रेडिएशन के हीट ट्रांसफर के लिए हम लोग को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलते हैं और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, इसीलिए, ठीक है, वैक्यूम में भी ये, और जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे भी, खाली जगह पे ये ट्रेवल कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है रेडिएशन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, अब देखो टेम्परेचर कैसे होना चाहिए। अब गैस का देखो, गैस का एक कंसेप्ट है कि ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होंगे और वो ज्यादा दूर तक फैल जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग को बोला लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन कब होगा, जब प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा, जो हम लोग बोलते हैं ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो LPG सिलेंडर हमारे घर पे आता है, तो जब वो बंद रहता है, जब उसके ऊपर वो फिट रहता है ऐसा कॉम जैसा, वो जब बंद रहता है, सील रहता है, तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन आप जैसे ही स्टोव ओपन करते हो तो फिर वो कैसे फ्री होते हैं और वो गैस मॉलिक्यूल आ करके आपका जलना चालू करते हैं, ठीक है, और वो जैसे एनवायरमेंट में जाते हैं वो फ्रीली फैलने लगते हैं। तो फिर देखो इसके लिए क्या चाहिए कि हाई प्रेशर होना चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो फिर हाई प्रेशर से ही आप जा पाओगे, और टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए, क्यों, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल सेपरेट होकर फैलेंगे और उसकी डेंसिटी या फिर वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, अभी ओर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो प्रॉपर्टी पे भी पूछ लेता है, हालांकि बीपीएससी में अब तक नहीं ऐसा पूछा गया, ठीक है। सिनाबार किसका है, मरकरी का है, सिनाबार आपका मरकरी का, जिसको बोलेंगे आप Hg, तो फिर ये मरकरी का है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, हर एक को पता है भाई एल्यूमिनियम का। पायराइट किसका है, कॉपर का, ठीक है, पायराइट कॉपर का, तो इसका राइट आंसर है लिमोनाइट, ठीक है, ये आयरन ओर के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिसीज दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक फीवर, ठीक है, ये है एंथ्रैक्स। अभी डिस्पोनिया जो मैं बोला था, डिस्पोनोइया, जिसमें मतलब बोलते हैं ना ब्लोटिंग हो जाता है, इसमें ब्लोटिंग हो जाता है, डिस्पोनोइया हो जाता है, जो कि एक डिसऑर्डर है। तो फिर वो यहाँ पे आता है, देखो डिस्पोनोइया कनेक्ट हो रहा है, 69 में हमने पढ़ा था और अभी हम 70 में आ रहे हैं, फिर भी कनेक्ट हो रहा है वो चीज। तो ऐसे आपको कनेक्ट करके चलना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एगेस, तो फिर इंफ्रारेड रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेडिएशन ये ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। अब इसको आप एलिमिनेट कैसे करते हैं? यूवी रेडिएशन है, स्किन कैंसर, यूवी रेडिएशन जो है अगर ज्यादा मात्रा में चली जाती है तो स्किन कैंसर का अच्छा खासा एलिमेंट बना दिया जाता है, इसीलिए अंटार्कटिका पे जहाँ पे ज्यादातर यूवी रेडिएशन आते हैं तो फिर इसीलिए वहां पे उसको ज्यादा लोग रह भी नहीं पाते, ना के बराबर। विजिबल रेडिएशन भी यहाँ पे नहीं आएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन है इसका राइट आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेलामाइन, मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ठीक है, फ्लोर टाइल्स के लिए जो मेलामाइन यूज होता है वो किसके बेसिस, मतलब किसका एग्जांपल है? पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये बना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। अब इसका ये है कि ये जितने भी है ना ऊपर जो भी मेंशन है, इन सबसे बहुत अच्छा क्वालिटी प्लास्टिक जो है इसमें मिल जाता है, और जो ये बहुत ड्यूरेबल रहता है, ड्यूरेबल रहता है। और इसीलिए जो किचन में भी आप कभी जाओगे तो किचन वेयर जो भी किचन के बर्तन है उसमें भी आपको ये चीज देखने मिल जाएगी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कभी बर्तन आप देखोगे माइक्रोवेव में जो जा सके या फिर कुछ भी, तो फिर उसको पढ़ के उसकी चीजें जाना करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आपको जानने मिलेगी। तो इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका राइट आंसर है। इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन ऑकर एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका सीधा सीधा फंगी, जहां पे स्पोर फॉर्मेशन दिखा आपको, वैसे तो ये होता बहुत जगह, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की गई है ना, तो फिर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है फंगी का, ठीक है। तो फिर ये आपको याद रखना है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट, ये स्टैटिक है, ये आपको एज इट इज याद करना है। अब देखो पहला है आपका टी मतलब टेल्यूरियम, ठीक है, दूसरा है आपका टीसी मतलब टेक्नीशियम, थर्ड है आपका थोरियम, और फिर है थैलियम। अब थोरियम तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मतलब कि कभी आपने न्यूक्लियर के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो उसमें थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये 3 मेजर एलिमेंट है जिनको पूछा जाता है, तो फिर थोरियम आप ऐसे ही काट दोगे। फिर अगर मैं थैलियम की बात करूं, थैलियम केरला ऐसे सब एरिया पे पाए जाते हैं। अब टेल्यूरियम और टीसी बचता है, तो इसमें आपको एलिमिनेट कर, तो इसका है क्या आपका टेक्नीशियम, ये 43 नंबर का जो है इसका एटम है, मतलब एलिमेंट पीरियडिक टेबल में 43 नंबर पे ये पाया जाता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 43 है। क्या है ये? टेक्नीशियम। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, तो सीधा सीधा प्लाज्मा है भाई, ये आपको भी पता है, ठीक है, ये आपको भी एग्जैक्टली पता है, ठीक है। अब मेरे को ये बता दो कि प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, बस इतना बता दो, ठीक है। अभी विच ऑफ द, अभी हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल, एज इट इज क्वेश्चन है, और ये पिछले साल के पीवाईक्यू में पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन, मतलब आप बायोलॉजी पढ़ने जाते तो सबसे पहली चीज आती है सेल, और वो उसका एक ही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका बताता हूँ, सेल काफी ज्यादा सेल बन जाते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम के बाद बनता है आपका ह्यूमन बॉडी, मतलब या फिर ह्यूमन बॉडी बोलो या फिर ऑर्गेनिज्म बोल दो, ठीक है, मतलब एक बॉडी बन के तैयार होती है, ठीक है। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फिर भैया इसका देखो, अभी फ्रिक्शनल फोर्स है, जब कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो फिर वो हीट कैसे आएगा? हीट के लिए तो चाहिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका चलेगा। इम्पैक्ट फोर्स, जब दो चीज आपस में टकराएंगी नहीं तो फिर वो इम्पैक्ट कैसे होगा, ठीक है, तो इसके लिए भी कॉन्टैक्ट लगेगा। अब यहीं पे आता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कॉन्टैक्ट के भी मैग्नेटिक फोर्स से वो चीज घूमती रहती है, ठीक है, तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंड्रम एंड क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर्स, इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। फिर से और के ऊपर क्वेश्चन 70th में ही पूछा गया, और के ऊपर 2 क्वेश्चन बन के आ गए साइंस में, देख रहे हो। और फिर बाद में कौन सा है? एल्यूमिनियम। पिछली बार किसका? आयरन का बन के आया था, इस बार एल्यूमिनियम का बन के आया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। अभी एक्सोथर्मिक में क्या है कि हीट जो है, हीट आपका बाय प्रोडक्ट में ऐसा निकल के आता है, ठीक है। अभी इसमें रिएक्शन ऑफ वाटर मतलब CaO प्लस H2O, ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर प्लस क्विकलाइम, ये आपको क्या रिजल्ट देगा? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको देगा। तो फिर ठीक है, तो फिर ये आपका रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम एक ये थर्ड हो गया, और फिर बाद में सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स हो गया, ठीक है। तो फिर थर्ड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर है।
अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ सोलार कांस्टेंट। अब इसका देखो सोलार कांस्टेंट का क्या है 1.336 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.336। अब 336 नहीं 1.366, सॉरी 1.366, ठीक है, ये इसका 1.366 इसका सोलार कांस्टेंट है। लेकिन अब उसके सबसे करीब कौन सा है 1.4 है, तो फिर आप 1.4 पे मार्क करके आगे बढ़िए। ये एज इट इज डेटा है जो आपको याद करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में क्यों यूज होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो नहीं, ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल हमने अभी ऊपर पढ़ के आ रहे कि ये स्टोमेटा का काम है, ठीक है। हालांकि क्लोरोफिल का ही प्रोसेस है लेकिन फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड में नहीं है ना, फिर नो फंक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता। अब्सॉर्बिंग लाइट, अब्सॉर्बिंग लाइट, ठीक है, पिगमेंट इसके ओपन होते हैं लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ग्रीन कलर यहाँ पे बहुत इंपैक्ट डालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ टेस्ला, तो फिर इसका है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अभी देखो इसका यूनिट पूछ लिया गया एज इट इज, तो ये चीज आपको जो फैक्ट है वो पढ़ के जाना है। बीपीएससी में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा एलिमिनेटेड वाले भी आते हैं, ठीक है। जो एलिमिनेट कर पा रहे हैं वो हम आगे बढ़ते चल रहे हैं एलिमिनेशन वाला, ठीक है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, ठीक है, तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि गॉल ब्लैडर है वहां पे आता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर उसके थ्रू इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाइल, ठीक है। और बाइल का क्या करता है, ये जो है ना अल्कालाइन कर देता है, मतलब जो बेसिक है ना फूड को बेस कर देता है, और जो भी फैट है उसको ब्रेक डाउन करता है, फैट को ये ब्रेक डाउन करता है। कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, AgNO3। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब आप किसी चीज को कब रिप्लेस कर सकते हो, जब आप मजबूत रहोगे तभी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इसमें सेम कंसेप्ट है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के प्रति मजबूत है, ठीक है। अभी NaCl कॉपर के प्रति मजबूत नहीं है तो फिर ये नहीं हो सकता, FeSO4 सिल्वर के प्रति मजबूत नहीं है तो फिर ये डिस्प्लेस नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम में आता है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जो है उतना मजबूत नहीं है कि ये रिप्लेस कर सके, लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर है AgNO3 और जो कॉपर मेटल है ये डिस्प्लेस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में वो मैटर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। Who was the first one to propose a model for structure of an atom, ठीक है, ये हमारे जे थॉमसन बाबा थे। थॉमसन बाबा ने सबसे पहले आकर के अपना एटम का एक स्ट्रक्चर रखा, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ कि रुदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर रखा था वो किसके बेस पे रखा था, बस ये बता दो, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पज, तो फिर इसका आंसर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, अभी देखो फर्टिलाइजर में तीन चीज रहते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब फॉस्फोरस क्या करता है, ये आपका फ्रूटिंग, ठीक है, मतलब जो ग्रोथ रेट रहता है उसको ये बूस्ट करता है, फ्रूटिंग का ग्रोथ रेट जो रहता है, और फ्लावरिंग का, हाँ फ्लावरिंग का और फ्रूटिंग का बराबर, ये दोनों का ग्रोथ रेट ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो फिर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग ने पिछले 3 साल के साइंस के PYQ को कवर किया है, और अगर मुझे इस वीडियो पे 200 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो फिर मैं ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है, जिसको आप पढ़ गए, मैं बता रहा हूं आपको फिर कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी जिससे आप अपना एग्जाम को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा, ऐसा लगा कि आपने इसमें से कुछ सीखा, तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और हम ये ऑलरेडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा फाइल आपको एज इट इज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बस आपको कमेंट करना है कि ये आपको फाइल चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।